कुछ साल पहले की बात थी। कृष्णापुरम करके एक गांव था। उस गांव में तुकाराम करके एक आदमी था। उसका मुर्गियों का एक फार्म था। उसका एक बेटा भी था, प्रणय। प्रणय बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह बहुत आलसी था। एक दिन तुकाराम आकर प्रणय से बोला, अरे नालायक, तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके 1 साल हो चुका है, कुछ काम धंधा करोगे नहीं? अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? आज की खाने में क्या है वो सोचिए पहले। मुझे तो कीमा पुलाव और मटन फ्राई चाहिए। जाओ, जाकर उसका इंतज़ाम करो। तुकाराम प्रणय की बातों से तंग आ गया और अगले ही दिन उसके साथ ही उसे अपनी मुर्गियों के फार्म में लेके जाता है। वहां पर पहले से ही सलीम करके एक आदमी काम कर रहा था। सलीम बहुत चालाक था। तुकाराम प्रणय को सलीम के पास लेके आया। अरे ओ सलीम, आजा, आज से तुम मेरे बेटे प्रणय को भी ट्रेनिंग दो, काम सब कुछ सिखा दो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस आने तक प्रणय को पूरा काम आ जाना चाहिए। जी सेठ जी, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। फिर सलीम अपने आप में ऐसा सोचने लगा, इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अगर प्रणय यहाँ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कुछ न कुछ करके मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सारा काम बोलने लगा। प्रणय, तुम पहले उन बोरियों से दाना निकालकर यहाँ पर डालो ताकि सारी मुर्गियाँ आकर उसे खाएं। बाद में 10 बकेटों में पानी भर कर रखना। सिर्फ यही नहीं, तुमको एक दिन में 4 बार इन मुर्गियों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मैं अभी घर होके आता हूँ। चलो चलो, काम शुरू करो। अरे अरे बाप रे, ये बोरियां तो बहुत भारी हैं और इतनी सारी गंदगी। सारी मुर्गियां तो ज़मीन पे ही दाना चुग रहे हैं और भीत भी यही कर रहे हैं। ये तो सारे फार्म को खराब भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले ही दिन प्रणय कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लाकर उनसे ऐसा डिजाइन किया ताकि सारे मुर्गियां एक ही जगह आकर दाना खा सकें, और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीने का इंतजाम भी किया। कुछ पुराने टायरों को लाकर लटका दिया ताकि मुर्गियां दाना खाने के बाद वहां जाकर बेच सकें। इस तरह पूरा फार्म साफ हो गया। इतने में सलीम और तुकाराम भी वहां पर आए। अरे वाह प्रणय, तूने तो कमाल कर दिया रे। देखा सलीम, मेरा बेटा अगर दिमाग लगाया तो जादू कर सकता है, जादू। हाँ सेठ जी, आपके बेटे ने तो ऐसा अच्छा काम करके मुझे डुबा दिया, मेरा धंधा चौपट कर दिया। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ, मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है, बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना। हाँ हाँ, देखो देखो कितनी डींगे मार रहा था, इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा, और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी।
तभी वहाँ पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है। आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी के ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक एक बांस निकलकर बाहर आ गया है। साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। बहापुर नाम का एक छोटा सा गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहाँ पर एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार था। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर काम करने के लिए चला गया। उसकी एक खनिज निकालने वाली कंपनी में नौकरी लग गई। वो अपनी कंपनी के साथ जगह जगह जाता और धरती के नीचे छुपे हुए खनिज पदार्थों का पता लगाता। अपनी मेहनत और लगन से सोहन अपने काम में काफ़ी माहिर हो गया था। अपने तजुर्बे की वजह से वो धरती में छुपे हुए खनिज का पता लगा लेता था, चाहे वो सोना, चांदी, कुछ भी हो। कई साल शहर में काम करने के बाद एक दिन जब सोहन अपने गांव बहापुर वापस आया तो उसे गांव की हालत देखकर बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या, शहर तो इतनी तरक्की कर रहा है और मेरा गांव अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे अब अपना सारा समय अपने गांव में बिताना चाहिए। मुझे अपनी गांव की तरक्की के लिए कुछ करना ही होगा। सोहन ने अब गांव में ही रहने का फैसला किया और अब वो पूरा दिन गांव में घूमता रहता और गांव की तरक्की कैसे हो इस बारे में सोचता रहता। तभी अचानक खोज करते करते उसे गांव के पास की नदी के नीचे कुछ होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से खोज की तो उसे पता लगा कि वहाँ नदी के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इतना सोना है कि पूरे गांव की तरक्की हो सकती है। उसने गांव वापस आकर सरपंच और बाकी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें ये बात बताई। काका, मुझे मेरी खोज में पता चला है कि हमारे गांव में नदी के नीचे काफ़ी सोना है। क्यों ना हम वो सारा सोना निकाल लें और उसे गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर इस बात का पता शहर वालों को लग जाएगा तो वो सारा सोना ले जाएंगे। काका, कैसे पता चलेगा? हम गांव वाले किसी को बताएंगे ही नहीं। अरे बेटा, जब नदी में से सोना निकालेंगे तो उस पार से दिखेगा नहीं क्या? सरपंच की ये बात सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। वो रात भर इस बारे में सोचता रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सुबह जाकर सरपंच को अपना आइडिया बताता है। काका, मैं एक ऐसा पाइप का पुल बनाऊंगा कि जिसके जरिए हम पानी में जाकर सारा सोना निकाल लेंगे और उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। बस मुझे आप गांव वालों का सहयोग चाहिए। सभी गांव वाले सोहन की बात मान लेते हैं। सोहन एक पाइप का पुल बनाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे नदी का पानी खेतों में जा रहा हो, लेकिन उस पाइप के पुल के जरिए लोग नदी के नीचे से सोना निकाल लेते हैं और वो सारा सोना गांव की तरक्की में इस्तेमाल होता है। गांव में उस सोने को बेचकर पक्की सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी कई विकास के कार्य किए जाते हैं। गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका गांव पाइप पुल के जरिए निकाले गए सोने से तरक्की जो कर रहा था। सोहन बेटा, आज तुम्हारे कारण गांव तरक्की कर रहा है। ये तो आप गांव वालों का प्यार है काका। मैंने तो बस अपना एक फर्ज पूरा किया है अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ,
मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है, बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना। हाँ हाँ, देखो देखो कितनी डींगे मार रहा था, इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है, आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है, छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी की ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक एक बांस निकलकर बाहर आ गया है, साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया।